हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम प्लस पॉइंट। साथियों, हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे जिसमें हम एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार की परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने अब से पहले 30 सितंबर 2024 को हुई फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पेपर है वो देख लिए थे। आज की वीडियो में हम 30 सितंबर 2024 को हुए तीसरी शिफ्ट के पेपर को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, वो है मेगालिथ शब्द है किन शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें मेगास का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा या महान, और लिगोस का अर्थ है पत्थर। यानी मेगालिथ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसके ऑप्शन को देखिए, ये ग्रीक, लेटिन, इंग्लिश या हिब्रू। दोस्तों ये मेगालिथ शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य यानी फोक डांस है। ऑप्शन है बिहू, सत्रिया, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। दोस्तों ये जो फोक डांस की श्रेणी में इनमें से बिहू आता है। बिहू असम के अंदर किया जाने वाला एक फोक डांस है या लोक नृत्य है। दोस्तों बाकी ये तीनों जो सत्रिया, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं जिन्हें नियमों के आधार पर किया जाता है। नियमों प्रॉपर सीखना पड़ता है शास्त्रीय नृत्य को। जबकि लोक नृत्य है वो एक आम आदमी या आम मानव के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य होता है, जिसे हम फोक डांस या जो लोक नृत्य कहते हैं। जबकि शास्त्रीय नृत्य होता है उसे प्रॉपर सीख करके ट्रेनिंग लेकर के करना पड़ता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इन्हें बाद में 1976 के अंदर जोड़ा गया था, और इन्हें भाग 4 क के अनुसार या 4 ए के अंतर्गत जोड़ा गया था। यानी संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत जोड़ा गया था। लेकिन अनुच्छेद की बात करूं तो ये अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत जोड़े गए थे। यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 51 ए। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है। यानी आपसे पूछा गया है कि H2SO4 रासायनिक सूत्र वाला यौगिक कौन सा है। दोस्तों इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2S। जबकि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2SO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सवाल में जैसा कि पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक सूत्र H2SO4, ये H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है दोस्तों H2SO4। यानी और नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों वो होता है HNO3। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन थर्ड है ये अपना सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है ये H2SO4 का रासायनिक सूत्र होता है। बात करते हैं आगे अगला सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म की पहचान कीजिए। यानी ये आपको एक साइड आपको दे रखी है कि एक ऋतु कौन सी है, रबी है या खरीफ है, जबकि दूसरी साइड फसल दी गई है। इसमें सब आपको बताना है दोस्तों कौन सा गलत युग्म है। दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं हम, रबी है, रबी की फसल गेहूं, बिल्कुल सही है दोस्तों। गेहूं होती है वो रबी की फसल होती है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमें तो गलत चूज करना है कि गलत कौन सा होगा। तो पहला अपना सही है कि रबी की फसल गेहूं है वो रबी की फसल है। बात करें दोस्तों धान, धान या पैडी होती है, ये दोस्तों खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल नहीं होती है। तो ये अपना गलत हो गया। यानी ये अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो रबी की फसल धान है ये अपना गलत हो जाएगा। धान है दोस्तों, धान या चावल होती है वो खरीफ की फसल होती है। जबकि बात करूं दोस्तों सोयाबीन है वो खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मक्का है दोस्तों वो भी खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी। दोस्तों जो स्वतंत्रता के बाद 1948 के अंदर जो पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वो उनकी मेजबानी लखनऊ जो भारत का शहर है इसको मिली थी। यानी ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लखनऊ है। लखनऊ में पहली बार स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र जो नेशनल गेम्स हुए थे, राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय खेल हुए थे, उनकी मेजबानी लखनऊ ने की थी। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाने जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था। दोस्तों दीवान कहते थे वो किस विभाग से संबंधित होता था, ये आपको बताना है। ये अकबर के शासनकाल की बात चल रही है। दोस्तों अकबर के शासनकाल में दीवान है वो वित्त मंत्री या वित्त विभाग के प्रमुख को कहते थे। अब जो आजकल वित्त मंत्री कहते हैं ना, वित्त मंत्री, वो यानी फाइनेंशियल जो कार्य थे वो संभालता था, उससे बोलते थे दीवान। यानी वित्त विभाग को संभालने वाला। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वित्त विभाग को संभालने वाला कौन होता था दोस्तों, दीवान होता था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022
कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है अपने पास नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु या जयपुर। दोस्तों जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 है दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किस देश ने जीती? दोस्तों चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, ये प्रतियोगिता है दोस्तों, ये भारत ने जीती थी। पुरुष वर्ग की बात करूं मैं तो पुरुष वर्ग में जो विजेता था वो भारत था, और उपविजेता की बात करूं दोस्तों, यानी इस भारत ने किसको हराया था? तो नेपाल को फाइनल के अंदर हराया था। तो उपविजेता महिला और दोनों वर्ग, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में भारत विजेता रहा था, और नेपाल है वो उपविजेता रहा था। दोनों कैटेगरी में दोस्तों सेम ही परिणाम मिले थे हमें, सेम रिजल्ट मिले थे। भारत ने नेपाल को हराया था, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। तो भारत था वो विजेता था, और उपविजेता था नेपाल। फिलहाल इसमें पूछा गया है कि चैंपियन कौन बना था? तो चैंपियन भारत बना था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, आर मुथु कन्नमल, आर मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक कौन से नृत्य की नर्तकी है? दोस्तों आपसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, रऊफ, छाऊ, शादिर या गरबा। यानी कौन सा नृत्य करती है ये आर मुथु कन्नमल है, ये जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला है दोस्तों। ये दोस्तों शादिर नृत्य करती है। शादिर दोस्तों भरतनाट्यम का एक पुराना रूप है शादिर नृत्य। इस शादिर नृत्य को करती है आर मुथु कन्नमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, ज्योतिबा फुले किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों ज्योतिबा फुले का जन्म जैसा कि आपको पता होगा पुणे के अंदर इनका जन्म हुआ था। पुणे महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था, और पुणे महाराष्ट्र के अंदर, यानी अपना आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था दोस्तों। ज्योतिबा फुले की जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, सावित्री बाई फुले, इनका नाम भी आपने काफी चुना होगा अगर आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है। तो सावित्री बाई फुले है, ये भी काफी चर्चा में रही है दोस्तों, क्योंकि सावित्री बाई फुले है, इन्होंने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कदम उठाए थे दोस्तों। और पुणे के अंदर ही 1848 में इन्होंने एक स्कूल खोला था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, ज्योतिबा फुले है, इनकी एक सत्यशोधक समाज, इनकी एक रचना है जो कि काफी चर्चा में रहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सत्यशोधक समाज, ये रचना है, ये भी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो अगला सवाल है दोस्तों, किसी अंडे को उबालने पर उसका बाहरी भाग अपारदर्शी और सफेद क्यों हो जाता है? दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि अंडा होता है ना, अंडे का जो बाहरी भाग पारदर्शी होता है, जिसे हम अगर कच्चे अंडे को फोड़ेंगे तो उसका बाहरी भाग जो पारदर्शी होता है, ये भाग जैसे इसको गर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि डेनेचुरेशन होता है, और उसके कारण जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ना, जो अंडे के बाहरी भाग में होता है, वो जम जाता है। और जमने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, वो बाहरी भाग है वो अपारदर्शी और व्हाइट व्हाइट या सफेद हो जाता है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्मा के डीनेचुरेशन के कारण ये ऐसा होता है, और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है वो जम जाता है, उसके कारण क्या होता है, वो भाग जो अपारदर्शी और सफेद हो जाता है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मेला अंचल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेला अंचल नामक ये जो उपन्यास है दोस्तों, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों यानी कैपिटल रिसिप्ट का एक भाग नहीं है? दोस्तों ये जो टैक्स रेवेन्यू होता है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट का भाग नहीं होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर सॉरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 2024 के अंदर पेपर हुआ है, और 2021 के पुरस्कार के बारे में पूछा है। तो आप देख सकते हो पिछले 2 से 3 वर्ष की मोटी मोटी सारी घटनाएं हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसका फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार सानू। कुमार सानू को दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था, और ये बात आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें नवाजा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए 1791 यानी 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है कलकत्ता, मद्रास, बनारस या आगरा। दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, बनारस के अंदर की गई थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? इसमें ये आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, और इसमें आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा लोकेटेड है, कौन सा स्थित है। दोस्तों पेरियार नामक राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होगा, ये केरल के अंदर स्थित है। और बात करूं दोस्तों नंदा देवी की, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। और इसके अलावा मैं बात करूं बांधवगढ़, ये दोस्तों बांधवगढ़ है, ये मध्य प्रदेश के अंदर यानी एमपी के अंदर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि साइलेंट वैली या मोन घाटी है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों केरला के अंदर है।
तो आपको याद रहेगा ऑप्शन सी इसका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ ये एमपी के अंदर है, बाकी पेरियार केरल के अंदर है, जबकि नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर, और मोन घाटी या साइलेंट वैली है ये भी दोस्तों केरल के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, खालिस्तान में स्थित गणेश रथ बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है। दोस्तों मोनोलिथिक या अखंड मंदिर होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही चट्टान को, एक बड़ी सी चट्टान को काट करके एक मंदिर बनाया जाता है, और जिसे हम मोनोलिथिक मंदिर कहते हैं, या बेहतरीन अखंड मंदिर, यानी एक ही जो खंड प्रस्तर होता है उसको, या पत्थर होता है, एक चट्टान होती है उसको काट करके बनाया गया मंदिर होता है। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों गणेश जी का प्रसिद्ध जो गणेश रथ मंदिर है दोस्तों, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब यानी सबसे निचले स्थान पर है? दोस्तों इसमें राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में क्या होता है, एक रैंक दी जाती है, जो सबसे गरीब राज्य होता है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है, और जो सबसे कम गरीब राज्य होता है उन्हें नीचे रखा जाता है, लास्ट में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार गरीबी का घटता हुआ क्रम होता है। तो ये आपसे पूछा गया है सबसे कम गरीब राज्य कौन सा रखा गया है? दोस्तों वो सबसे कम गरीब है वो केरल को रखा गया था। कौन सी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों? एक प्रगति समीक्षा 2023 की एक रिपोर्ट आई थी, जिसका जो थी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, इसके अनुसार केरल है वो सबसे कम गरीब है या सबसे निचले पायदान पर स्थित है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटास राज ये भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? दोस्तों एक हिंगलाज माता का मंदिर है और एक कटास राज मंदिर है, ये दोनों मंदिर है दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देश, ये दुश्मन देश है पाकिस्तान, जो कि नालायक नल्ला पाकिस्तान है, इसके अंदर स्थित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, उस व्यक्ति के शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना कीजिए जिसका भार 50 किलोग्राम हो, ऊंचाई 1.5 मीटर हो। दोस्तों बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स को ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटे से फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बीएमआई का फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है ऊपर आपको वेट रखना है, वेट यानी उस व्यक्ति का वजन कितना है वेट, और नीचे रखना है दोस्तों उस व्यक्ति की हाइट कितनी है, हाइट का स्क्वायर करना है आपको दोस्तों, याद रहेगा। यहाँ इस सवाल में देखो, जैसे आप इसमें लिखा गया है कि भार 50 किलोग्राम है, तो आप ऊपर तो रखोगे 50 किलोग्राम यानी 50, और नीचे क्या रखोगे दोस्तों, हाइट उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो उसे रखोगे आप 1.5 इंटू 1.5, यानी इसका स्क्वायर करना है ना, 1.5 का स्क्वायर, तो आप ये आ जाएगा दोस्तों 50 अपॉन 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, इसे हम करेंगे 50 अपॉन और 1.5 का 1.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आ जाएगा दोस्तों 2.25। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन में 22.22 ये ना, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आएगा होगा वो होगा 22.22, 22.22, याद रहेगा आपको, ऑप्शन सी। ये आपको निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है कि बीएमआई निकालते कैसे हैं। जब आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो आप वहां पर अगर डाटा चेंज भी होगा तो आप वहां पर निकाल सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 8.311 मिनट है। दोस्तों यहाँ पर मिनट है, ये दूरी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, दूरी को, डिस्टेंस को दर्शाता है, 8.311 मिनट। यहाँ पर मिनट क्या इंगित करता है दोस्तों, ये दूरी को इंगित करता है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना दूरी है, इसको इंडिकेट करता है ये मिनट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये समय को नहीं बता रहा है, ये दूरी को बता रहा है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदीन कलम महोत्सव ये मनाया जाता है? दोस्तों ये मेघालय के अंदर मनाया जाने वाला एक त्योहार है या महोत्सव है, ये मेघालय के अंदर मनाया जाता है। ये एक महोत्सव है दोस्तों, ये हम इसे त्योहार त्योहार नहीं बोल सकते, महोत्सव याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दोस्तों, 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? दोस्तों आपको पता होगा 27 अक्टूबर 2019 को दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन्होंने बेसिकली क्या है कि इन्होंने एक नई पार्टी, जिसे जननायक पार्टी कहते हैं, जननायक पार्टी नामक अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, और इन्हें लगभग शायद 10 के आसपास सीटें मिली थी, और उसके बाद इन्हें इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में इसमें कुछ विवाद हो गया था और उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा तीसरी शिफ्ट का पेपर, जो कि 30 सितंबर 2024 को हुआ था। और इससे पहले भी अगर आपने हमारे पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर अभी आपने नहीं देखा है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपके इस 25% में से कितने परसेंट सही हुए। दोस्तों सभी पेपर लगाओगे आपको तो पैटर्न समझ में आएगा और आपके क्वेश्चन भी सही बनेंगे।
और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और थैंक यू।